हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 8 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम उदाहरण 2.2 को समझेंगे, जिसमें हम गति के समीकरणों को एक नई विधि जिसे कलन विधि कहते हैं उससे सीखेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने ग्राफीय विधि से और जनरल मेथड जो सामान्य विधि थी जिसमें हम मैथमेटिक्स और कुछ फॉर्मूलाज का यूज किया था, उनको इन तीनों समीकरणों को डिराइव किया था। आज हम एक नई मेथड जिसे कलन विधि कहते हैं उससे इन तीनों समीकरणों को डिराइव करेंगे। तो आपका जो उदाहरण 2.2 का क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण प्राप्त कीजिए। हमें पता है कि हम एक समान त्वरण के लिए ही इन तीनों समीकरणों को निकाल रहे हैं, जैसे मैंने पीछे दो वीडियोस में भी आपको सिखाया था, और वो क्यों हम निकाल रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले गति की प्रथम समीकरण को हम कलन विधि से निकालेंगे। अब इसे कलन विधि क्यों कहते हैं? आपने मैथ्स में समाकलन पढ़ा होगा यानी इंटीग्रेशन, अवकलन पढ़ा होगा अर्थात डिफरेंशिएशन। तो उसी समाकलन उसी अवकलन का क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको कलन विधि से कह रहे हैं कि हम कलन विधि से इन तीनों को डिराइव कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम प्रथम समीकरण को जब डिराइव करेंगे, आपको याद हो गई होगी अब तो, क्योंकि हमने इतनी दो मेथड से उसको निकाल लिया और क्योंकि इतनी बार कर लिया। तो सबसे पहले पहली वाली समीकरण में क्योंकि त्वरण का कॉन्सेप्ट आता है, तो त्वरण वस्तु का त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको अगर तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला पूछूं तो वो a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, जो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल वी बटे डेल टी से आया था। तो हम उसी चीज को यूज करेंगे क्योंकि त्वरण का और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो यही होता है, हम इसको यूज करते हैं डी वी बटे डी टी। अब देखिए ये है क्या, t के सापेक्ष v का हमने अवकलन डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये डिफरेंशिएशन तो हमने कलन विधि की स्टार्टिंग कर दी अवकलन से। खैर यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग भी होगी कि माना एक वस्तु है, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो v0 है, अंतिम वेग यानी t समय बाद उसका जो वेग होता है वो v हो जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने पीछे की है, तो वो चीज़ भी आप मेंशन करेंगे। मतलब वो चीज़ें बस ये है कि समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी वो चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये डी वी बटे डी टी वहाँ से आया कि ये टी मतलब टी के साथ वी जो चेंज होगा, ये तो खैर पूरा एक फॉर्मूला है। तो आगे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे समाकलन का क्योंकि यूज़ करेंगे, तो समाकलन किसी एक चर के सापेक्ष ही होगा। तो जैसे अब इधर दोनों के दोनों चर हैं, जैसे डी वी बी है डी टी, तो मैं एक चर को उधर ले गई। जब मैं लेकर गई ए डी टी को, फिर मैंने राइट साइड लिख दिया और डी वी को लेफ्ट साइड लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता जिसमें कि जैसे ये डी वी है, तो डी वी के साथ तो कोई और चर नहीं है, पर यहाँ पे ए है। त्वरण का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता कोई भी जिसमें टी टी कोई डायरेक्ट वे में आ रहा हो। जैसे ये एक तो यही होता है, पर इसके अलावा कोई और होता नहीं। इसको हम यूज़ कर चुके हैं त्वरण का ये वाला फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं। जैसे हम मैथ्स में करते हैं समाकलन का यूज़, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप दोनों तरफ समाकलन किया। अब जब आप समाकलन करते हैं ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि पहले प्रारंभ में जो वस्तु का वेग था, क्योंकि अब v के सापेक्ष, तो यहाँ पर अब हमारे पास जीरो टाइम पे जो वेग था वो v0 था। t समय बाद वो जो वेग होता है वो v हो जाता है। तो यहाँ पर हम कौन से समाकलन यूज कर रहे हैं? निश्चित समाकलन, जिसमें हम लिमिट्स यूज करते हैं। जो नीचे वाली होती है वो लोअर लिमिट हो जाती है, निम्न सीमा जो ऊपर वाली वो अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा होती है। वो हम देखेंगे, वैसे आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से हम करते हैं उसे, पर हम यहाँ पर भी उसे सीखेंगे। और टी समय मतलब ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, ये आपको ये बताती है कि ये जो चर जिसके सापेक्ष आप जो समाकलन है वो कर रहे हैं, वो चीज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही है। इन दो टर्म्स के बीच वो बदल रही होगी। v0 से v तक वेग बदल रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट में आया है। और फिर जो t था वो पहले 0 था, वो t समय तक जा रहा है, इसीलिए वो लोअर अपर लिमिट में है। ठीक है, बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब आगे हम इसका करेंगे समाकलन। समाकलन के लिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे a एक अचर है, अचर क्योंकि हमने कहा एक समान त्वरण है वो बदलेगा नहीं, तो उसको हम समाकलन के बाहर ले लेंगे। ठीक है, जब बाहर ले लिया तो राइट साइड इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। अब हम सीखते हैं कि यहाँ पर हम समाकलन किस तरीके से करेंगे। देखिए इसका हम सबसे पहले, वैसे आपने मैथ्स में सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे जब कोई चर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब 1 होता है तो हम उसको क्या लेते हैं, यहाँ पे v ही हम उसे लेंगे। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये dx ऐसे करके होता है, x के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे होते, तो यहाँ पर आपके पास x आ जाता है ना। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर केवल आ जाएगा v,
लेकिन यहाँ पर निश्चित समाकलन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है तो v इस तरीके से लिखा जाएगा और लोअर लिमिट यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ पे, और फिर आप उसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले अपर लिमिट को यहाँ पे रखेंगे यानी v, क्योंकि अपर लिमिट v है, तो आप जो ब्रैकेट में होगा उसकी जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट को रख के, तो लोअर लिमिट v0 है, इस v0 को जो ब्रैकेट में है v उसकी जगह लिख दिया, तो v माइनस v0, ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको राइट साइड सॉल्व करना सिखाती हूँ। ए तो हमारा बाहर आ गया, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास t, जैसे लेफ्ट साइड में v आया था, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगे। अब लिमिट्स को रखते हैं, तो लिमिट्स को कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो ये आपका आ जाएगा 80। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो राइट साइड में है वो आपके पास 80 आ जाएगा, तो हमने उसको लिख दिया। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, v0 को आप राइट साइड में लेकर आ सकते हैं, तो हमने लेकर आ गए। ये हमारे पास गति की प्रथम समीकरण है जिसे हमने कलन विधि से निकाला है। ठीक है, ये प्रथम समीकरण, इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब हम द्वितीय समीकरण को निकालते हैं कलन विधि से। अब देखिए, हमने पहली समीकरण में a का यूज किया था अवकलन का, मतलब a इज इक्वल्स टू dv बटे dt, मतलब उसमें डिफरेंशिएशन का टर्म था। ऐसी द्वितीय समीकरण में मुख्य टर्म होता है विस्थापन, तो हम विस्थापन का कोई टर्म देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के टर्म में वो कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचिए। ये हमारे पास वेग में आपने देखा होगा v इज इक्वल्स टू ds बटे dt, है ना, क्योंकि मतलब वेग इज इक्वल्स टू होता क्या है, विस्थापन में चेंज जितना हो रहा होगा समय के साथ, तो हम उसी चीज को यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मूले हैं, आप ये कंफ्यूज मत हुई कि हम होना कि हम केवल तात्क्षणिक वेग ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल वेग का फॉर्मूला होता है, मतलब हम उसको वेग को दर्शाने के लिए नॉर्मली जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा वहां पर भी हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, तो हमने ये किया। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेकर जा सकते हैं, इन दोनों को हमने, जैसा हमने पीछे किया था समाकलन के लिए, हमने कर दिया। अब देखिए, वैसे v का हमें फॉर्मूला पता है जो हमें प्रथम समीकरण से निकाला, तो या तो हम डायरेक्टली v का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि v0 प्लस 80, या हम आगे समाकलन के बाद लिख सकते हैं, जैसे मैंने दोनों तरफ पहले समाकलन किया। अब ये चेंज कैसे हो रहा होगा, पहले विस्थापन x0। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये कंडीशन ली है ताकि हमारे पास कौन सा समीकरण आए, जब हम लेते थे कि 0 समय, प्रारंभिक समय में, प्रारंभ में जो वस्तु का विस्थापन हो वो मूल बिंदु पर नहीं हो, वो वस्तु, वो x0 उसका विस्थापन हो पहले से ही, तो हमारे पास वो वाली समीकरण आ जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर एक और चीज भी देखी जा सकती है कि अगर त्वरण सेम नहीं होता तो भी मैं इन समीकरणों को निकाल सकती थी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लिमिट्स लगाने को थी, तो हम असमान त्वरण के लिए भी कलन विधि का यूज कर सकते थे, और वो वाली समीकरण निकालने के लिए भी। तो दोनों तरफ आपने समाकलन किया, हम लास्ट में इस चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमने, अब मैं ये कह रही थी कि v की जगह हम रख सकते थे, v की जगह क्यों रख रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। गति की प्रथम समीकरण ये होती है, और फिर मैंने v की जगह v0 प्लस 80 रख दिया, पर क्यों रखा, देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो आप समाकलन करेंगे वो t के सापेक्ष करेंगे। अब जो t का टर्म है अगर वो इसके अंदर आ रहा होगा तो वो बहुत अच्छी बात है, उसके सापेक्ष उसका समाकलन होना चाहिए, तो इसीलिए हमने रखा, क्योंकि v के फॉर्मूले में t आ रहा था और हम t के ही सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, इसलिए हमने ये चीज की है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन जो लेफ्ट साइड वाला है वो जैसे पीछे किया था कि x आ जाएगा और फिर लिमिट्स रखते हैं, तो वो वैसा ही है। मैं राइट साइड आपको बताती हूँ। राइट साइड में पहले देखिए, ये जो समाकलन होगा वो 0 टू t, पहले ये v0 से dt की मल्टीप्लाई होगी तो v0 dt, ठीक है, और फिर प्लस ये 0 से t आपका at dt हो जाएगा, मतलब at की भी dt से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब आप इसको खोलेंगे तो इसका क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम दोनों टर्म्स को समझेंगे। तो ये v0 t dt है, v0 समाकलन के बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो t पर निर्भर नहीं करता है, तो हम उसको v0 को बाहर ले लेंगे, dt अब t बच जाएगा, तो t हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब देखिए, v0 बाहर क्यों आया, क्योंकि उस पर t का टर्म अब था नहीं, तो हमने उसे बाहर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 0 टू t। अब कोई सोच सकता है कि v0 की जगह आपने v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, मतलब वैसा क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये प्रारंभिक था, अंतिम वेग नहीं था। अगर ये अंतिम वेग होता इसकी जगह भी हम रख सकते थे, इस तरीके से लिखते, फिर यहाँ पे v0 और t माइनस 0 करके v0 t आ जाता। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे, ये तो आसान टर्म था, लेकिन अब ये वाला समझते हैं। 0 टू t है और at dt है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए a तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब जब अंदर 0 टू t और ये t dt बचेगा,
इसको कैसे करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर एक चर होता है, अगर चर नहीं हो तो वो बाहर आ जाता चर, t ले लेते और फिर हम निश्चित समाकलन से उसकी लिमिट रख देते। पर ये t की घात जितनी होती है, यहाँ पे t की घात 1 है, मतलब चर की घात जितनी होती है उसको लिखते हैं, उसकी घात 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि इसे 2 कर देंगे और नीचे भी उसकी घात 1 बढ़ा के लिख देंगे 2 और फिर इसका निश्चित समाकलन हम कर देंगे। ठीक है, तो मैं अब लिमिट्स लगाना सिखाती हूँ आपको। t² बटे 2 और ये 0 टू t और a हमारे पास बाहर है। तो अब नॉर्मली यहाँ पे t की जगह पहले t रखेंगे, फिर 0 वाला टर्म हट जाएगा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा और ये हाफ at² रह जाएगा। ठीक है, इसको आगे मैंने लिखा है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली लेफ्ट साइड और ये सेम, एक बार आप जब कॉपी में करके देखेंगे तो एक एक टर्म तो वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। अब हम इसको x0 को उधर ले जा सकते हैं ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आए, तो हमने इस तरीके से ले गए। ये हमारी गति के द्वितीय समीकरण है और यहाँ से हमें पता चला कि जो कलन विधि है उसका एक फायदा है कि हम असमान त्वरण से गतिमान वस्तु की गति के लिए इस विधि का यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि अगर त्वरण असमान भी होता तो भी आप इसको यूज कर सकते थे कलन विधि को। और यहाँ से ये हमें पता चला कि अगर प्रारंभिक समय में वस्तु का कुछ विस्थापन x0 होता है तो ये समीकरण, ये विधि हमें ये समीकरण भी दे सकती है। ये इस विधि का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि बाकी 2 विधियां जो थी वो हमें एग्जैक्ट उस पर ले जा रही थी और फिर हम निकाल रहे थे, और ये हमारे पास एडवांटेज हमें ये दे रही है कि असमान त्वरण के लिए हम निकाल सकते हैं, उसकी गति के लिए भी इस विधि का यूज कर सकते हैं। अब गति की तृतीय समीकरण को निकालते हैं कलन विधि से। अब देखिए, हमने पहली वाली समीकरण में त्वरण का फॉर्मूला यूज किया, दूसरी में हमने विस्थापन। अब तृतीय समीकरण में हमारे पास v भी होता है, जो समीकरण हमारी यहाँ पर भी निकलेगी वो यही वाली निकलेगी, x माइनस x0 वाली, जैसे हमारी सेकेंड वाली निकली थी। तो हमारे पास यहाँ पे v, अगर आप इस v0 को लेफ्ट साइड में लेकर जाएं तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि समाकलन v के सापेक्ष भी हुआ होगा और यहाँ पे x के सापेक्ष भी हुआ होगा, क्योंकि x माइनस x0, x बाद वाला विस्थापन माइनस पहला वाला विस्थापन। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ऐसा टर्म चाहिए जिसमें कि v भी हो और जिसमें x भी हो, तो वो लेकर आना, उसके लिए हमें बस एक छोटी सी चीज सोचनी होती है, बस उसको आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कलन विधि से, ये थोड़ी नई विधि होती है इसलिए। तो वस्तु के त्वरण से हम स्टार्ट करेंगे, a इज इक्वल्स टू dv/dt। बस यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे v मिल सकता है हमें, लेकिन x को लाने के लिए हम क्या करें, इस टर्म, जैसे ये टर्म हमें मिल सकता है, ये टर्म लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम dx और dx दोनों से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे तो मैंने अरेंज कर दिया, पर dx अपॉन dx जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे dx बटे dt को एक साथ लिख दिया मैंने इधर, और dv बटे dx वो एक साथ लिख दिया। ये क्यों लिखा ये हम देखेंगे, जब हम इसको देखें तो ये v बन जाता है और यहाँ से हमारा x वाला टर्म उधर चल जाएगा, तो वो x वाले के मतलब सापेक्ष हमें समाकलन का वो दे देगा। तो इस तरीके से ये dx बटे dt v लिखा और ये dv बटे dx यहाँ लिख दिया। अब हम इस dx को उधर भेज सकते हैं ताकि हम समाकलन करें, और फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो a dx वो राइट साइड में लिख दिया, वो लेफ्ट में था, लेकिन हमने अरेंज करने के लिए, ताकि v का जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में ही आए, तो उसको, और राइट साइड में हमारा x का है तो वो लिख दिया। अब दोनों तरफ हमने समाकलन किया। समाकलन हमें पता है हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं, बस ये याद रखिएगा क्यों कर रहे हैं निश्चित समाकलन, क्योंकि हमारी वो जो चीज़ है वो चेंज हो रही है इन लिमिट्स के बीच में, इसलिए। तो v का समाकलन कर लिया, इसका समाकलन। अब देखिए v का समाकलन पहले आप खुद करेंगे, देखिए v का जब आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, v की घात कितनी है, 1 है, तो हम उसकी घात 1 बढ़ा देंगे, v² बटे 2, और नीचे वही लिखेंगे जो बढ़ा के घात आई होगी, तो उसका फिर v0 और v। तो यहाँ पे पहले आप ये रखेंगे तो v स्क्वायर आएगा, और फिर यहाँ पे एक और माइनस v0 स्क्वायर, और उनके नीचे, दोनों के नीचे 2 होगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका जब आप a को बाहर लिख देंगे और फिर तो आप x माइनस x0 लिमिट निकालेंगे, ये तो हमने पीछे कर लिया। अब इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर से 2 उधर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा टर्म होता है ना कि 2ax वाला टर्म जो होता है, अगर माइनस x0 है तो वो भी, तो वो 2 को हम उधर भेज देंगे। हमने इधर भेजा और इस v0 को अरेंज कर दिया ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में उधर भी भेज दिया, राइट साइड में भेज दिया।
तो ये हमारी गति की तीसरी समीकरण आई और हमें ये भी पता चल गया कि ये भी हमें असमान त्वरण से गतिमान वस्तु की गति के लिए भी हम इस समीकरण या इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस पूरी विधि का यूज़ कर सकते हैं। कलन विधि का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम लिमिट्स अपने हिसाब से, मतलब जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो आज हमने गति के समीकरणों को, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो कलन विधि से निकाला। ये तीनों की तीनों हमारी निकली है। खास बात ये थी कि बस कलन विधि में आपको ये याद रखना है, इससे हमने त्वरण से निकाला a इज इक्वल्स टू dv/dt वाले डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से। इसको हमने v से निकाला क्योंकि हमारे पास x ज़्यादा बड़ी डिमांड थी। देखिए यहाँ पे v 0 था लेकिन v नहीं था, तो हमें सीधे-सीधे पता चल रहा था कि वेग के सापेक्ष यहाँ पे समाकलन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो हमने उसको हटा दिया। मतलब हम ऐसे लिखा v इज इक्वल्स टू dx/dt, ऐसा फॉर्मूला ढूँढा जिसमें ज़रूरी नहीं हो कि dv आ रहा हो। ठीक है, फिर जो लास्ट वाली समीकरण है उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास भई यहाँ पे x के सापेक्ष भी समाकलन हुआ होगा, v के भी। तो हमने फ़ॉर्मूला बनाने के लिए जो a इज़ इक्वल्स टू dv/dt था, उसी में ऊपर भी dx की मल्टीप्लाई की और जब ऊपर की तो फिर नीचे भी की। और क्यों की? ताकि हमें v का टर्म भी मिल सके और x का टर्म भी मिल सके। ताकि मतलब उसके सापेक्ष समाकलन हो सके। तो वो हमने देखा, फिर हमने ये चीज़ देखी कि ये जो विधि है, ये कलन विधि, इस विधि का लाभ है कि हम असमान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए भी इन गति के समीकरणों की हम प्राप्ति कर सकते हैं और इस विधि को यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हमने देखी। और अगली कक्षा में मैं आपको उदाहरण 2.3 और उदाहरण 2.4 को अच्छे से समझाऊँगी और उसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।